हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में समझा था। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे हुए थे जिसके थ्रू हम लोगों ने ट्राई किया था समझने का कि एसिड और बेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स में जो अरेंज होता है वो क्या क्या है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले तो वो ये देख लेंगे, विल रिव्यू इट कि वो तीनों टाइप जो थे वो क्या हैं। उसके बाद आगे का जो पार्ट है हम लोग उसमें जाएंगे। ठीक है, तो पहला टाइप जो हुआ था इट वाज अर्हेनियस। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है? एसिड वो है जो H+ देगा एक्वस में, और बेस वो है जो OH नेगेटिव आयन देगा यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। सेकंड अपना जो हुआ था इट वाज ब्रॉन्स्टेड। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या था? प्रोटोन डोनर H+ देने वाला जो होता है वो हो गया एसिड, और प्रोटोन एक्सेप्टर H+ एक्सेप्ट करने वाला जो होता है वो हो गया था बेस। ठीक है, तो एसिड H+ डोनर और बेस हो जाएगा हमारा H+ एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी टाइप का। देन था लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड एंड बेस में क्या था? इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग जा रहे थे उसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो था इट वाज एसिड, तो एसिड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। वो करने के लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। एंड देन बेस, तो बेस क्या होता था? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, तो ये 3 टाइप हमारे लास्ट क्लास में हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो समझना है हम लोगों को आज के क्लास में। तो आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड में अगर हम लोग जाएं तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो H+ देगा या जो H+ एक्सेप्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। तो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एसिड का Ha। ठीक है, तो Ha अगर H2O के साथ रखा मैंने तो वहाँ पे क्या हुआ? Ha का H+ H2O में जाकर के ऐड हो गया, इट फॉर्म्ड H3O+, और साथ में बच गया A-। तो Ha ने यहाँ पर एसिड के टाइप एक्ट किया क्योंकि इसने H+ डोनेट किया है, तो Ha क्या हो गया? एसिड। H2O ने H+ एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? बेस। और एसिड से H+ हटाने के बाद A- और H+ ऐड करके अपने पास H2O में H3O+। तो बेस में H+ ऐड करने के बाद जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से H+ हटाने के बाद जो पार्ट रह जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने में कॉन्जुगेट वाले जो पार्ट है उनका बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। तो आगे देखते हैं। एसिड से मैंने अगर H+ हटा दिया तो एसिड से H+ हटाने के बाद अपने पास क्या मिल रहा है? कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। ठीक है, और वैसे ही बेस अगर ले लें तो बेस में H+ एक्सेप्ट कर रहा है, H+ ऐड हो रहा है, और H+ ऐड होने के बाद जो बच रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड। तो याद रखना है आपको, ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि एसिड से H+ हटाएंगे कॉन्जुगेट बेस, और बेस में H+ ऐड करेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये 2 पार्ट्स अपने फॉर्म हो जाएंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी जो होगी या इनका जो स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ। तो देखिए, अगर आपका एसिड या बेस स्ट्रांग रहा तो क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट पार्ट जो होगा दैट विल बी वीक। ये स्ट्रांग है, राइट हैंड साइड में अगर वीक है तो लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रांग होगा, मतलब अपोजिट होना चाहिए। अगर वीक एसिड या बेस रहा तो कॉन्जुगेट उसका स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रांग वीक, वीक स्ट्रांग। ठीक है, आपको याद रखना है LHS में स्ट्रांग है तो RHS वीक हो गया, या LHS में वीक है तो RHS स्ट्रांग हो गया। तो दोनों पेयर जो है अपने पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक वीक एक स्ट्रांग, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं फिर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग याद रख लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ये ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट, वो आप रखिएगा याद हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है? वीक और वीक, मतलब वीक एसिड वीक बेस ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग पार्ट्स। तो वीक और वीक अगर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा? फेवरेबल नहीं होगा।
याद रखना अपने को, स्ट्रॉन्ग पार्ट LHS में रहा और वीक पार्ट RHS में तो फेवरेबल होता है, अदरवाइज फेवरेबल नहीं होगा। तो वीक और वीक अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फॉर्म करा तो वो रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होते हैं, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अगर वीक एंड वीक फॉर्म करा तो ऐसे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के हेल्प से, बहुत ईजी रहेगा समझना अपने लिए। तो ऊपर जैसा समझ लिया था हम लोगों ने एसिड बेस के हेल्प से कि एसिड स्ट्रॉन्ग था, कॉन्जुगेट बेस वीक हो गया, बेस वीक रहा, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो समझा हम लोगों ने फेवरेबल वाला, इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल के हेल्प से। तो अगर मान लीजिए मैंने एल्कोक्साइड आयन ले लिया RO माइनस, तो एल्कोक्साइड को अगर आपने ट्रीट कर दिया वाटर के साथ, इट विल फॉर्म अल्कोहल, ROH फॉर्म हो जाएगा और वाटर अपना हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। तो RO माइनस ने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, तो RO माइनस यहाँ पे क्या हो गया, RO माइनस एल्कोक्साइड आयन विल एक्ट एज अ बेस, H2O वाटर जो था वो H+ दे रहा था, इट विल एक्ट एज एन एसिड। ROH RO माइनस से बना है तो कॉन्जुगेट एसिड, और OH माइनस H2O से बना है तो कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये नाम लिख लिए मैंने इसके। अब लिख लेंगे यहाँ पे एल्कोक्साइड क्या है हमारा, एल्कोक्साइड हमारा है, हाँ। और अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है तो अपने को जैसे है पता कि ये रिएक्शन अगर अपने आप हो रहा है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसका मतलब क्या होगा, LHS में वीक वीक होना चाहिए और RHS में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? रॉन्ग, हमेशा RHS में वीक वीक होगा तब रिएक्शन होगा। तो बेस एसिड कॉन्जुगेट बेस, तो LHS में अगर स्ट्रॉन्ग रहा और RHS में वीक रहा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता है। तो इसीलिए सिंस अपने को पता है ये रिएक्शन अपने आप होता है, मतलब एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन हाइड्रोक्साइड, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल। तो ये अपना इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रहा है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो उससे भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, या आपको स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में पता है तो रिएक्शन होगा या नहीं उसके बारे में भी हो जाएगा पता। तो अगर यही उल्टा होता, अगर मैंने अल्कोहल लिया और हाइड्रोक्साइड आयन लिया, तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन फेवरेबल किसी एक वे में ही हो सकता है। तो सिंस ये अपना फॉरवर्ड में फेवरेबल था, तो प्रोडक्ट को जब हमने रिएक्टेंट में रखा तो ये क्या होगा, फेवरेबल अभी नहीं होगा। तो ROH यानी अल्कोहल आपका हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अल्कोक्साइड और वाटर फॉर्म जनरली नहीं करेगा, द रिएक्शन विल बी नॉट फेवरेबल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे LHS में वीक वीक है और RHS में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, वीक इज स्टेबल, स्ट्रॉन्ग इज अनस्टेबल, या फिर बोल सकते हैं वीक इज लेस रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग इज मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जो स्टेबल है वो अनरिएक्टिव होगा या फिर लेस रिएक्टिव होगा। तो वही सवाल जो अपने पास आ जाए कि हाउ टू फाइंड विच एसिड और बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, ये समझना है हम लोगों को। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, देन तब तक हम लोग को ये आइडिया नहीं मिलेगा कि वो रिएक्शन होगा या नहीं। थ्योरेटिकली अपने पास ये आंसर नहीं मिल पाएगा। तो आगे देखते हैं, इसमें हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो सवाल था हाउ टू फाइंड एसिड और बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैंने एक एसिड का एग्जांपल ले लिया HA। तो HA से क्या करेंगे, अगर मैंने H+ हटा दिया तो इट विल फॉर्म A-, तो HA एसिड हो गया और A- हो गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये पेयर हमारे पास आ गए। अब देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक है, हम लोग जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बेस पार्ट। तो कॉन्जुगेट बेस पार्ट जो है उस पर जाते हैं। अगर बेस का कोई एग्जांपल ले लें हम लोग, तो बेस के लिए अमोनिया ले लेंगे, अमोनिया में H+ ऐड कर दिया, अमोनियम आयन फॉर्म हो गया NH4+, तो NH3 एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस, और NH4+ विल बी योर कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड मिल गया हमें यहाँ पे। अब इन दोनों को देखिए, कॉन्जुगेट पार्ट जो है अपने, ठीक है, ये क्या है, ये चार्ज स्पीशीज है। तो अगर चार्ज स्पीशीज जो अपने हैं अगर वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, अगर वो स्टेबलाइज होंगे तो ये पार्ट वीक हो जाएगा, और अगर वो अनस्टेबल रहेंगे, लेस स्टेबल रहेंगे, तो ये पार्ट स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे हम लोग। चार्ज अगर स्टेबल है आपका, आपका जो भी चार्ज बना है अगर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, देन दैट कंपाउंड और कंपोनेंट विल बी वीक। मतलब कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है ज़्यादा तो वो वीक है, और लेस स्टेबल है तो स्ट्रांग होगा। ठीक है, मतलब वीक और स्ट्रांग का रिलेशनशिप जो है, मोर स्टेबल वीक, लेस स्टेबल स्ट्रांग। तो वीक का मतलब क्या है, वीक का मतलब है लेस रिएक्टिव। वीक का मतलब ये नहीं है कि उसमें एनर्जी नहीं है कुछ, वीक का मतलब है रिएक्टिविटी इज लेस।
वो रिएक्ट नहीं करेगा हमारे पास, ज़्यादा स्टेबल है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब है मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव जो हमारे पास होगा, मोर रिएक्टिव प्लस मोर रिएक्टिव, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग विल फॉर्म लेस रिएक्टिव प्लस लेस रिएक्टिव, दैट इज वीक एंड वीक। तो इसीलिए अपना स्टेटमेंट था कि आरएचएस में रिएक्टेंट के साइड में मोर रिएक्टिव स्पीसीज होने चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट के साइड में लेस रिएक्टिव स्टेबल पार्ट होना चाहिए, मतलब वीक होना चाहिए। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स वीक एंड वीक। तो ये स्टेटमेंट हम लोग इसीलिए याद रखते हैं कि अगर रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव है तभी तो वो आपस में रिएक्ट करके लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स वीक एंड वीक, और रिएक्शन अपने आप होता है फेवरेबल होता है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला यहाँ पे क्या है, अब अपने को ये चल गया पता कि कॉन्जुगेट पार्ट जो है उस पर क्या रहने वाला है, चार्ज रहने वाला है। तो अगर वो चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, तो जो चार्ज स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी लो रहेगी, ठीक है। सो इफ चार्ज इज स्टेबलाइज्ड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो चार्ज स्टेबल हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई इसका मतलब वो क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर उल्टा है, चार्ज अनस्टेबल है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रांग होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस हम लोग को सीखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाकर के हम लोग ये निकाल पाएंगे कि जो एसिड बेस पार्ट था वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, ठीक है। तो चार्जेस आ किस पे रहे थे, कॉन्जुगेट वाले जो पार्ट है उन पे आ रहा है। तो कॉन्जुगेट अगर निकाल लिया तो फिर उसके आगे और सारे पार्ट्स जो है उसके आंसर्स हमारे निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है when key atom is different or the hybridization of key atom is different, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे अभी जो रूल हो रहा है, ये रूल्स एप्लीकेबल कब होंगे हमारे पास, की एटम अलग हो या फिर की एटम सेम है लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, ठीक है। तब ये रूल जो हम लोग सीख रहे हैं वो हमारा इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं की एटम क्या होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड या बेस में जिस एटम पर चार्ज एक्चुअली में प्रेजेंट है उस एटम को हम लोग बोलते हैं की एटम। सो की एटम इज द एटम विच एक्वायर्स द चार्ज, जिस एटम पर चार्ज है उस एटम को बोलेंगे हम लोग की एटम। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कुछ हम लोग, जैसे हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लिया OH माइनस, तो चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे, की एटम हो गया। अमाइड आयन NH2 माइनस, चार्ज किस पे, N पे, तो N यहाँ क्या हो गया, की एटम हो गया। H3O प्लस, चार्ज किस पे, O पे, तो O वहाँ की एटम हो गया, ठीक है। तो इस वे में हम लोग इजीली निकाल सकते हैं की एटम क्या है। आगे चलते हैं इसमें। तो पहला रूल जो हमारे पास आएगा वो कब आ रहा है, फर्स्ट देख लेते हैं। इफ द की एटम, जो की एटम हमारा है अगर वो सेम पीरियड का रहा या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग रहा, सेम एटम रहा, इफ की एटम इज फ्रॉम द सेम पीरियड, ठीक है। तो पीरियड की जब बात कर रहे हैं इसका मतलब एटम अलग अलग है लेकिन पीरियड सेम है उनका, और इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होने का मतलब है कि एटम सेम है लेकिन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग है। कार्बन में जैसे जाएंगे तो sp2 sp3 और sp हो सकता है, तो ऐसा। तो इफ की एटम इज फ्रॉम द सेम पीरियड और इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, तो उस समय क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन, negative charge is more stable on more electronegative atom। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको देख लेते हैं कि एग्जांपल के हेल्प से, एग्जांपल में आते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोक्साइड आयन का, OH माइनस और NH2 माइनस, ये दो एग्जांपल ले लिए मैंने। तो यहाँ पे देखिए चार्जेस अपने पास है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास है और नाइट्रोजन के पास है। तो ऊपर में जो रूल हुआ कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
नाइट्रोजन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, OH माइनस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर OH माइनस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस। तो जो स्टेबल होगा वो वीक होगा, विच मीन्स NH2 minus will be a stronger base than OH minus. तो NH2 minus is more reactive or more stronger base is more reactive than OH minus. तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो स्ट्रांग होता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो वीक होता है। ये ध्यान में रखना है, याद रख लेना है इस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या हो गया, NH2 minus will be a stronger base देन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती है तो OH माइनस NH2 माइनस से वीक रहा, या फिर बोल सकते हैं NH2 माइनस अपना OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर रहा, सेम रूल, पॉजिटिव चार्ज अगर रहा अपने पास तो पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी पॉजिटिव चार्ज उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम, पॉजिटिव चार्ज में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम। तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H3O प्लस हो गया और अपने पास NH4 प्लस हो गया। तो N पे चार्ज प्लस, O पे चार्ज प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि NH4 प्लस विल बी मोर स्टेबल देन H3O प्लस, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल। नेगेटिव चार्ज होता तो यही ऑर्डर उल्टा हो जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कब एप्लीकेबल थे, जब एटम अलग हो और एटम सेम पीरियड का हो, या फिर एटम सेम हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग हो, तब जो रूल हम लोगों ने सीखा अभी वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर की एटम हमारा अलग है और सेम ग्रुप का है, इफ की एटम इज फ्रॉम द सेम ग्रुप, तो उस समय रूल क्या होगा वो देखते हैं अभी। इफ की एटम इज फ्रॉम द सेम ग्रुप, देन क्या रूल है, that stability is inversely proportional. Stability is inversely proportional to volume charge density. Volume charge density. इसको हम लोग VCD भी बोलते हैं, VCD। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज बाई वॉल्यूम। उस मॉलिक्यूल में क्या चार्ज है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो VCD इज चार्ज बाई साइज और चार्ज बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ना लेकर के सिंपली हम लोग साइज याद रख लेंगे, अपने लिए आसान हो जाएगा। तो VCD is inversely proportional to size and stability is inversely proportional to VCD. It means stability is directly proportional to size. ठीक है, ये समझ गए हम लोग। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया HF, या फिर मान लीजिए मैंने F माइनस ले लिया, F माइनस और Cl माइनस, चार्ज स्पीशीज ले लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो F माइनस की ज़्यादा है, बट यहाँ पे रूल क्या था कि साइज ज़्यादा जिसका होगा स्टेबिलिटी उसकी हायर होगी। तो क्लोरीन इज बिगर इन साइज देन फ्लोरीन, इसीलिए क्लोराइड आयन से ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं निकाला मैंने, VCD से निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, तो Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन F माइनस। तो एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, हम लोग ट्राई करेंगे उसे समझने का, सॉल्व करेंगे उसको हम लोग। तो सवाल क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है हम लोगों को। तो फर्स्ट ले लेते हैं इसमें हम लोग, लेट से मैंने ले लिया CH4 NH3 H2O एंड HF, ये चार कंपाउंड्स मैंने ले लिए विच विल एक्ट एज एन एसिड। तो एसिड का मतलब H प्लस देगा, H प्लस हटा दीजिए, तो क्या बचा CH3 माइनस, CH4 से H प्लस हटाने के बाद NH3 से H प्लस हटाया NH2 माइनस, H2O से H प्लस हटाया OH माइनस, और HF से H प्लस हटाया तो F माइनस। तो ये एसिड्स थे, H प्लस हटा के जो पार्ट्स मिल गए वो हो गए हमारे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस आर चार्ज स्पीशीज, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे और फ्लोरीन पे चार्जेस हैं। तो ये सारे
एलिमेंट जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दे आर डिफरेंट एटम बट दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड। तो सेम पीरियड वाले में जो रूल हुआ है उसको अप्लाई होगा यहाँ पे। तो रूल क्या था कि नेगेटिव चार्ज होने पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर हो जाएगी फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ठीक है, ये ऑर्डर मिल गया। तो जो जो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब F माइनस ज़्यादा स्टेबल, देन OH माइनस, देन NH2 माइनस एंड देन CH3 माइनस। तो F माइनस इज मोस्ट स्टेबल एंड CH3 माइनस इज लीस्ट स्टेबल। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और आपको याद है कि जो ज़्यादा स्टेबल वो वीक और जो कम स्टेबल वो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बेसिक अगर देखें हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा बेसिक होगा। इसका मतलब CH3 माइनस विल बी मोस्ट बेसिक एंड F माइनस विल बी लीस्ट बेसिक अमॉन्ग दीज। तो CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस एंड देन F माइनस। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल वो वीक और जो कम स्टेबल वो स्ट्रॉन्ग। तो वीक कॉन्जुगेट बेस गिव्स स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक कॉन्जुगेट बेस में सबसे वीक कौन सा है, F माइनस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें होगा कौन सा, HF हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, HF will be the strongest acid, HF, then H2O, then NH3 and then CH4। ठीक है, तो ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल गया यहाँ हमें। तो लिख लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग, दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है उसका एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर होगा मतलब रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मैंने ले लिया HF, HCl, HBr एंड HI, ये चार ले लिए। ये भी एसिड्स होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है हम लोगों को। तो लेट से मैंने H प्लस हटा दिया सबका, ये एसिड्स है, एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए इनका हमको, तो सबका H प्लस हटा देंगे। तो HF से H प्लस हटा के क्या मिलेगा, F माइनस। HCl से H प्लस हटाए तो Cl माइनस, HBr से H प्लस हटाए तो Br माइनस, और HI से H प्लस हटा दिया तो I माइनस। तो ये हो गए हमारे कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, और की आइटम यहाँ पे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कहाँ से हैं, दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप। हेलोजन से सारे सेम ग्रुप के हो गए। तो सेम ग्रुप वाले के लिए रूल था स्टेबिलिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज का ऑर्डर क्या है इनका, आयोडीन का साइज सबसे हाई है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो जिसका साइज बढ़ा उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। ग्रुप में ऑर्डर यही था अपना, दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। So I minus will be more stable than Br minus, which is more stable than Cl minus, and which will be more stable than F minus. तो लिख लेंगे ऑर्डर, I minus more stable than Br minus, more stable than Cl minus, and more stable than F minus। तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल वो वीक, इसका मतलब I माइनस क्या हो गया, सबसे वीक, और F माइनस यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जो जिसका बेस सबसे वीक था वो एसिड क्या होगा, सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। तो I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे वीक था, तो HI विल बी मोस्ट एसिडिक। तो ऑर्डर इसीलिए HI, HBr, HCl और HF। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से निकालते तो ऑर्डर कुछ और मिलता, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना यूज़ करके हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ किया, या सिंपली हम लोगों ने साइड से ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखेंगे, इससे आराम से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ मिल जाएगा इफ द एलिमेंट्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग इसके लिए, इफ की आइटम इज सेम एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन
अच्छा, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, डिफरेंट होगा तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो रूल था उससे हो जाएगा, लेकिन अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया तो क्या करेंगे, तो डाउट आ सकता है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सारे इफेक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करके वहाँ पे उसका स्टेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया H2O वाटर और अल्कोहल ले लिया ROH। ठीक है, तो H2O में से H प्लस हटा करके अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, OH माइनस, और ROH में से H प्लस हटा देंगे तो क्या मिलेगा, RO माइनस। मतलब हाइड्रोक्साइड और अल्कोक्साइड आयन मिला, तो इसमें चार्जेस किस पे हैं, ऑक्सीजन पे ही है, सेम एलिमेंट पे, और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो यहाँ की एटम भी सेम हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो रूल हम लोगों ने सीखा उससे नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल्स जो है ये वहीं इस्तेमाल करने जहाँ पे की एटम अलग हो या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग हो। एक और पॉइंट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये टर्म्स आ चुके हैं हमारे। तो Ka क्या है, Ka हमारा होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए या Ka का ऑर्डर निकालिए या pKa का ऑर्डर निकालिए। तो अगर आपको रिलेशन इनका पता है तो आराम से ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ में भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। मतलब अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो Ka ज़्यादा pKa कम, और अगर एसिड वीक हुआ तो Ka कम pKa ज़्यादा। तो Kb यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kb हो गया हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ सकता है या फिर इन टर्म्स का ऑर्डर भी आ सकता है। तो वो सिंपली निकालने का वे वही है, हमें समझना पड़ेगा एसिड या बेस जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, और उसके अकॉर्डिंग इनके वैल्यूज हम लोग लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, HF, HCl, HBr और HI। अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जस्ट हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को है पता, HI इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HBr देन HCl देन HF। तो अगर इनके Ka का ऑर्डर आता निकालने के लिए तो Ka का ऑर्डर वही होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, तो ऑर्डर विल बी सेम, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। वो I लिख दिया मैंने, इट विल बी HF। ठीक है, तो पीके में जाए तो पीके का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, पीके ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो पीके विल बी हाईएस्ट फॉर दी वीकेस्ट एसिड। तो HF, HCl, HBr एंड HI, ये ऑर्डर्स हमारे पास मिल जाएंगे ऐसे। तो अभी तक हम लोगों ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट और स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस सीख लिए हैं। अब आगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जाएंगे हम लोग और उसके हेल्प से फिर अदर एसिड बेस के स्ट्रेंथ में जाएंगे।